देखिए, अभी तक हम लोग जलधाराएं जो पढ़ रहे थे ओशनिक करंट्स के बारे में, वो हम लोग ने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दो जो है आपके महासागरों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब तीसरा जो आपके एक तरह से महासागर होता है वो होता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में भी अगर जो जल का बहाव है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हिंद महासागर में जो जलधाराएं हैं ये चार प्रमुख जलधाराएं होती हैं जो कि पाई जाती हैं। एक सोमाली जलधारा होती है, एक मानसून करंट होती है, एक होती है अगुलहास जलधारा और एक होती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। होता क्या है कि यहां से जो जल का भाग है विषुवतरेखीय क्षेत्र से, आपको पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जल का भाग विषुवतरेखीय क्षेत्र में फेरेल के नियम का अनुसरण करता है और कोरियोलिस बल के कारण जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो कोरियोलिस बल की वजह से ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से मूव करेगा ये विषुवतरेखीय क्षेत्र में, और कुछ भाग वापस चला जाएगा विपरीत विषुवतरेखीय क्षेत्र में और कुछ भाग यहां से आगे की तरफ इस तरह से बढ़ जाता है। तो जो भाग यहां से मुड़ता है ये है सोमालिया देश। सोमालिया देश के तटीय क्षेत्र में यहां पर इसका नाम हो जाता है सोमाली जलधारा। तो ये सोमाली जलधारा हो जाती है जो कि सोमालिया देश के, अफ्रीका का सोमालिया देश है, तो सोमालिया देश के तटीय क्षेत्र से मुड़ करके जो है ये अरब की खाड़ी है, फिर भारत है, तो अरब की खाड़ी होते हुए, अरेबियन सी होते हुए, अरब सागर होते हुए भारत की ओर आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस गर्म जलधारा को, क्योंकि निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है इसलिए क्या है ये निम्न, ये है गर्म जलधारा। इस गर्म जलधारा को अगर हम देखेंगे तो ये गर्म जलधारा जो है ये एक तरह से ऐसी जलधारा है जो विषुवतरेखीय क्षेत्र से जो है आपके ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। इसके मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ रही है, इसलिए क्या है ये गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है, ये वार्म करंट है। और यही जल का भाग अभी आप पढ़ेंगे, भारत का मानसून यहां से उठ करके हिंद महासागर में विकसित होता है जो कि उठ करके जो है भारत की ओर अग्रसर होता है। यही जो जल का भाग है अरब सागर की ओर से जो जल का बहाव, जो पवनों का बहाव होता है, वो पवनें क्या होती हैं, वो मानसूनी पवनें होती हैं जो भारत में एंटर करती हैं। और क्योंकि जो मानसूनी पवनें जाती हैं तो मानसूनी पवनों के साथ ये जलधारा भी आगे बढ़ जाती है। इसीलिए वो जलधारा जो कि आपके एक तरह से अरब सागर में चल रही है इसे मानसूनी जलधारा कहते हैं। मानसूनी जलधारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मानसूनी पवनों द्वारा निर्धारित हो रही है, मानसूनी पवनों के द्वारा जो है आपके चल रही हैं। तो भारत में जब मानसून आता है तो मानसून जो है आपके एक तरह से जब मानसूनी पवनों का आगमन होता है तो जून से शुरू हो जाता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपके एक तरह से बारिश होती है और उस समय तक जून से सितंबर माह तक जल का बहाव जो आपके होता है वो आपके इसी दिशा में होता है, अफ्रीका से जो है आपके हिंद महासागर की ओर। तो ये अब भारत में इस समय जाने वाला जो मानसून होता है इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, इसीलिए जून से लेकर के सितंबर माह तक जल का बहाव अफ्रीका से भारत की ओर होता है अरब सागर में, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। लेकिन सितंबर माह के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समय क्या होता है मानसून के लौटने का। मानसून लौटता है और लौटेगा तो इस विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से जल का बहाव, जब पवनें लौटती हैं तो जो है आपके हिंद महासागर में भी जो है आपके एक तरह से जलधाराओं को भी पलट देती हैं और जलधाराएं पलट करके अब अफ्रीका से भारत, जब भारत से अफ्रीका की ओर चलने लगती है। यही विश्व की एकमात्र ऐसी जलधारा है जो पवन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है। बाकी विश्व की कोई भी जलधारा दिशा नहीं बदलती, दिशा उतनी ही रखती है, तो इसलिए दिशा वही रहती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी जलधारा है जो जून से सितंबर माह तक मुख्य रूप से चलती है आपके अफ्रीका से भारत की ओर, और फिर इसके बाद आपके इसका बहाव किधर होने लगता है, भारत से अफ्रीका की ओर होने लगता है जब मानसून, लौटता हुआ मानसून आता है। लौटते हुए मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस जलधारा का नाम उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा हो जाता है। तो ये प्रश्न आपके सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, कौन सी जलधारा ऐसी है जो ऋतु परिवर्तन के कारण अपने प्रवाहित होने की दिशा में परिवर्तन कर देती है। तो ऋतु परिवर्तन कैसे, जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है
तो वर्षा ऋतु के समय जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो पवनें जो है आपके भारत की ओर जा रही हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका से भारत की ओर पवनों का प्रवाह होता है और इस जलधारा को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में जो मानसून लौटता है तो वो भारत से अफ्रीका की ओर लौटता है और लौटने वाले मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी जलधारा है, ये भी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया, इसी से कंसर्निंग एक प्रश्न पूछा गया था, किस सागर में जलधाराएं अपने प्रवाहित होने की दिशा में बदलाव कर लेती हैं? तो अरब सागर में। तो मानसूनी जलधारा तो नहीं पूछी गई बल्कि अरब सागर पूछा गया, सागर पूछा गया था, किस सागर में जो है पवनें अपनी प्रवाहित होने की दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है? ये ऋतु की वजह से। तो जब वर्षा ऋतु होती है तो दक्षिण पूर्वी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जो कि भारत में एंटर करता है और इस वजह से मानसूनी पवनों के साथ जो प्रवाहित होने वाली जलधारा है उसको दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा कहते हैं। लेकिन वापस लौटने वाला मानसून शरद ऋतु में, जैसे ही शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में वापस लौटता है और ये ऑटम का जो सीजन होता है, इस समय जो है आपके जो शरद ऋतु है, मानसून लौटने का समय है अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह। लौटने वाले मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से आता है, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, जिसकी वजह से अब जलधारा का नाम उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा हो जाती है। तो जो आपके एक तरह से दिशा का परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से? ऋतु परिवर्तन के कारण। कहां हो रहा है? अरब सागर में। तो पहले अफ्रीका से भारत की ओर, फिर भारत से अफ्रीका की ओर। तो इस तरह से आपके मानसूनी पवनों का प्रवाह इस तरह से देखा जाता है। तो ये दोनों जो है गर्म पवनें हो जाती हैं जो इस तरह से आपके होती हैं और मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून जो जाता है ये जो है आपके गर्म पवनों के साथ जाता है और जब ठंडी पवनें वापस आती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो पवनें वापस आ रही हैं तो उस समय जो है यही जलधारा ठंडी जलधारा के रूप में हो जाती है क्योंकि उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आने लगती है। दक्षिण हिंद महासागर में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण हिंद महासागर में जो जल का बहाव है ये यहां पर अफ्रीका है और ये है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप होने की वजह से ये दो भाग में बढ़ जाता है, जल का भाग दो भाग में बढ़ गया इस तरह से। और दो भाग में जब ये बढ़ जाता है तो ये जो है आपके एक तरह से मेडागास्कर जो आपके क्षेत्र है, ये मेडागास्कर द्वीप है, तो इसके तटीय क्षेत्र से इधर की ओर से जो आ रहा है इसको कहते हैं मेडागास्कर जलधारा। और मेडागास्कर और यहां पे मोजम्बिक देश है, अफ्रीका का मोजम्बिक देश, इसके बीच से जो जल का भाग आ रहा है ये आता है आपके मोजम्बिक जलधारा के रूप में। तो मोजम्बिक देश के तटीय क्षेत्र में इसको मोजम्बिक जलधारा कहते हैं। तो मेडागास्कर आ रहा है मेडागास्कर के पूर्व से और मेडागास्कर अफ्रीका के बीच से जो आ रहा है उसको मोजम्बिक जलधारा कहते हैं। और दोनों मिलने के उपरांत, दोनों का जल मिल जाता है और मिलने के उपरांत ये आकर के फिर से जो है निचले भाग में अफ्रीका के दक्षिण बिंदु पर पहुंचती है। और अफ्रीका के दक्षिण बिंदु हमने आपको बताया था, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था? केप अगुलहास। ये जलधाराएं जो मोजम्बिक जलधारा और अगुलहास, मोजम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा है, ये दोनों मिलकर के बन जाती हैं अगुलहास जलधारा। तो मेनली ये अगुलहास जलधारा का ही रूप है। तो मोजम्बिक जलधारा को अगुलहास जलधारा भी कहते हैं, लेकिन मोजम्बिक देश के तटीय क्षेत्र में इसको मोजम्बिक जलधारा कहा जाता है। तो मोजम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा दोनों मिलकर के अगुलहास जलधारा बनती है। और अगुलहास क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि केप अगुलहास तक ये पहुंचती हैं, अर्थात जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, इसीलिए इसको अगुलहास जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये अंटार्कटिका के सहारे आगे की ओर जल का भाग बढ़ जाता है और कुछ जल का भाग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तटीय क्षेत्र से मुड़ करके चक्र का निर्माण पूरा करता है और ये चक्र का निर्माण पूरा हो जाता है और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों से जल का भाग ऊपर की ओर आने लगता है। तो उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आने लगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में पाई जाने वाली जलधारा क्या हो गई? ये आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में 4 जलधाराएं हो गई। जैसे एक जलधारा सोमाली जलधारा, जिसको हम लोगों ने कहा कि अफ्रीका के पूर्वी भाग से होकर के जब जल का भाग जाता है तो ये सोमालिया देश के तटीय क्षेत्र में इसको सोमाली जलधारा कहते हैं। मानसूनी जलधारा जो कि अरब सागर में है, हमने आपको बताया जून से सितंबर माह तक जो है आपके एक तरह से भारत की ओर जाती है, सितंबर माह के बाद अपने दिशा को बदल देती है।
जब भारत की ओर आती थी तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता था, जब भारत से जाती है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानी जाती है। इसको मानसूनी जलधारा कहा जाता है। अगुलहास जलधारा दो जलधाराओं से मिलकर के बनी। मेडागास्कर द्वीप की वजह से दो भाग में बढ़ गया जल का भाग। एक मेडागास्कर के पूर्वी भाग से आ रहा है जिसको मेडागास्कर जलधारा कहते हैं, दूसरा मेडागास्कर अफ्रीका के बीच से होकर के आता है, इसको अगुलहास जलधारा भी कहा जाता है, लेकिन मोजम्बिक के तटीय क्षेत्र में मोजम्बिक जलधारा कहते हैं। और माना जाता है दोनों का जल मिल जाता है, ये अगुलहास जलधारा बन गई और यही अगुलहास जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगुलहास जलधारा हो गई। और फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों से होकर के जल का भाग जो है आपके घड़ी के विपरीत दिशा में चक्र का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो ये जो है आपके एक तरह से हिंद महासागर की जलधाराएं हो जाती हैं जो कि इस प्रकार से जो है पाई जाती है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हिंद महासागर में चलने वाली जलधारा जो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र से जा रही है यही थी सोमाली जलधारा। ये सोमाली जलधारा के नाम से जानी जाती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा के नाम से जानी जा रही है। तो ये मानसूनी जलधारा है जो भारत की तरफ से जा रही है, भारत की ओर जाती है, इसी से मानसून भी जाता है, इसी दिशा से वापस लौटता है तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से आपके ये जलधारा जानी जाती है। तो इसलिए जो है आपके ये अरब सागर का क्षेत्र है जहां पर ये होता है। जो दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा है, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो होती है, ये वापस जब आती है नीचे, जब पूर्व से पश्चिम की ओर आती है तो मेडागास्कर द्वीप के होने की वजह से ये दो भाग में बढ़ जाती है। ये भाग मेडागास्कर जलधारा हो जाता है और ये हो जाता है मोजम्बिक जलधारा। मोजम्बिक जलधारा और मेडागास्कर मिलने के उपरांत ये बन जाती है अगुलहास जलधारा। अगुलहास जलधारा बन करके ये आगे की ओर बढ़ता है वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पछुआ पवन जो है प्रवाह के नाम से। और ये पछुआ पवन प्रवाह जो होता है यही इसको लेकर के आगे बढ़ता है और ये जल का भाग जो होता है ये है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तटीय क्षेत्र से जो है मुड़ता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों जलधाराएं हो गई। सोमाली गर्म जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा भी गर्म हुई, लेकिन जब लौटती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में पलट देती है अपनी दिशा में, तो ये कहलाती है जो है ठंडी जलधारा। जो मेडागास्कर या मोजम्बिक जलधारा है जो मिलके अगुलहास बनी, ये जलधारा जो है आपके एक तरह से गर्म जलधारा होती है जो कि यहाँ पे बनती है। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा फिर से ठंडी जलधारा हो गई जो कि आपके इस दिशा में जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में उत्तर दिशा की ओर चलती है। इसके अलावा अब अगर देखें तो सारी जलधाराएं हम लोग जो पढ़ चुके हैं उनको एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लें और उसके बाद फिर आगे जो है हम लोग इसको देखते हैं कि हाँ किस तरह से जो आपका जलधाराएं हैं इन जलधाराओं को कैसे हम लोग जो है आपके डिवाइड करते हैं या कितने पार्ट में जो है हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो अब हम लोग सारी जलधाराओं को एक साथ देखने जा रहे हैं जो कि जो है जलधाराओं के लिए जो हम लोग ने टॉपिक देखा है। अब देखिए इन जलधाराओं को अगर हम लोग देखें तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं जैसे हम लोग कहें तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी जलधाराएं हैं और किस तरह की जलधाराएं हैं, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। अटलांटिक महासागर को पढ़ चुके हैं, हिंद महासागर को पढ़ चुके हैं। तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखी जलधारा चलती है और ये पूर्व की ओर पश्चिम की ओर चल करके जब ये जल का भाग आता है तो जैसे हमने आपको बताया था जो जल का भाग जो है आपके चीन और जापान के तटीय क्षेत्र होता हुआ आगे की ओर बढ़ता था, ये था क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो जल का भाग जो कि आगे की ओर बढ़ता है और ये आगे की ओर बढ़ करके ये पहुंचता है आपके यहाँ पर इस जगह उत्तरी अमेरिका में जब पहुंचता है तो इसका एक भाग ऊपर चला जाता है जो कि अलास्का के नाम से जाना जाता है। ये अलास्का का क्षेत्र है, तो अलास्का के नाम से जाना जाता है जो कि गर्म जलधारा है क्योंकि निम्न उच्च अक्षांश को जा रही है। और इसका एक भाग ये नीचे की तरफ आता है जो कि कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। तो जल का भाग जो आया ये टकराने के पश्चात दो भाग में बढ़ गया, कुछ भाग ऊपर गया जो अलास्का के नाम से जाना गया और कुछ भाग नीचे आया। यही अलास्का का भाग जब आगे बढ़ता है तो यही क्यूराइल जलधारा के रूप में और ओयाशियो जलधारा के रूप में बन जाता है। तो नीचे की ओर आने वाला जल का भाग ये ओयाशियो जलधारा कहलाने लगता है और क्यूराइल द्वीप के तटीय क्षेत्र में इसको क्यूराइल जलधारा कहते हैं। तो ये क्यूराइल जलधारा के नाम से, ये क्यूराइल है, क्यूराइल जलधारा के नाम से या ओयाशियो ठंडी जलधारा के नाम से आना आता है। फिर आपने पढ़ा था कि ओयाशियो और क्यूरोशियो दोनों जलधाराएं जापान के तटीय क्षेत्र में मिलती हैं और जिसकी वजह से जापान कोस्ट या जापान बैंक नामक विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र बनता है।
तो विश्व का नंबर 1 पे समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र अगर कहा जाए, ओशनिक फिशरी सेंटर जिसको हम लोग कहेंगे, अगर फिशरी सेंटर हम कहते हैं हम कहते हैं कि मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो चीन का है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी लिया जाता है, सिर्फ महासागर नहीं, फिर सागर की, नदियों की, तालाबों की सभी मछलियों को मिलाया जाता है। तो फिर मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किसका है, चीन का है। लेकिन समुद्री मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान जापान का हो जाता है, जो कि जापान बैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां से जो जल का भाग कैलिफोर्निया की तरफ आया, ये क्या है, फिर से विश्वतरेखी जलधारा में जाकर के मिल गया। फिर इसके बाद जो जल का भाग इधर से आया था, जो दक्षिण भाग में आया, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से होता हुआ नीचे की ओर उतरा, जिसकी वजह से ये जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से जा रहा है और निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जो ये है क्या है, ये आपके गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों से मुड़ने के पश्चात ये आपके आता है और आकर के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भागों से होता हुआ ऊपर की ओर जाता है। यहां पे देश है पेरू देश के तटीय क्षेत्र में इसको पेरू जलधारा कहते हैं, और क्योंकि ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ठंडी जलधारा। ये ठंडी जलधारा है जो कि उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, इसलिए ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है पेरू जलधारा। पेरू को ही हम्बोल्ट जलधारा का नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि वॉन हम्बोल्ट नामक जो है वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने विस्तृत विवरण दिया था इस पूरी जलधारा के बारे में। तो ये जलधारा के बारे में बताया था इन्होंने, पेरू जलधारा जिसका जो है नाम होता है। तो ये जो है आपके दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा थी। इसमें दो जलधाराएं और हमने पढ़ी थी कि विपरीत विषुवत-रेखी जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जब जाती है, तो हमने आपको इस पूरे क्षेत्र के बारे में बताया था। ये कोलंबिया देश है, ये कोलंबिया का भाग होता है। फिर जो है यहीं पर जो है आपके पेरू देश है, बोलीविया देश है। ये सब देश क्या है, ये पश्चिमी भागों में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भागों में ये सब क्षेत्र, वेनेजुला जो आपके क्षेत्र तो खैर पूर्वी भाग में है, ये मेनली जो क्षेत्र है पेरू जो है आपके कोलंबिया, पेरू और बोलीविया, ये जो क्षेत्र थे ये बहुत ही ज्यादा सूखे रहते थे। यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती थी, लोगों के लिए खाद्यान्न नहीं उगता था और भूखे लोग मरते थे। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, तो यहाँ के लोगों ने प्रेयर करी गॉड से, जीसस क्राइस्ट से, कि हमें बारिश मिल जाए। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना कि जीसस क्राइस्ट ने उनकी दुआ को सुन लिया और धुआंधार बारिश होने लगी। वो धुआंधार बारिश कैसे होने लगी, ये जो विपरीत विषुवत-रेखी जलधारा है वही इस क्षेत्र में आती है, और ये जब गर्म जलधारा आती है तो गर्म जलधारा जो होती है इसके अपने अंदर जो है गर्मी के साथ साथ नमी भी लिए होती है, और जिसकी वजह से आर्द्रता लेकर के आती है और जिस जगह पहुंचेगी वहां पे अपनी आर्द्रता वर्षा के रूप में गिराती है। तो यहां से आने वाला जल का भाग जो आपके होता था, ये यहां इस पूरे क्षेत्र में जहां सूखा पड़ जाया करता था, कोलंबिया के क्षेत्र, पेरू का क्षेत्र, बोलीविया का क्षेत्र, इन सब जगह सूखा पड़ जाता था। यहां पर मूसलाधार वर्षा होने लगी, तूफानी बारिश होने लगी, यहां पर तूफान आने लगे, और ऐसी कंडीशन में यहां पर ये पूरा क्षेत्र जो होता था ये आपके तूफान से भर जाता था, और यहां पर पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती थी, इतनी बारिश होने लगी। तो यहां के लोगों का मानना था कि इस जलधारा की उत्पत्ति जो है, जो विपरीत विषुवत-रेखी जलधारा है, इसकी उत्पत्ति जीसस क्राइस्ट ने की है, इसीलिए इसका नाम एल नीनो रख दिया गया। लैटिन भाषा के दो शब्द, एल मतलब पुरुष, नीनो मतलब बच्चा, जिसका अभिप्राय हुआ पुरुष का बच्चा। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने इसकी उत्पत्ति की थी, इसलिए इसको पुरुष का बच्चा कहा गया, अर्थात जीसस क्राइस्ट का बच्चा, या इसी को ईसा मसीह का बच्चा कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष का बच्चा एल नीनो, या फिर जीसस क्राइस्ट का बच्चा, या फिर जो है आपके एक तरह से ईसा मसीह का बच्चा किसको कहा जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, तब आंसर आप देंगे जो है आपके एल नीनो जलधारा को। अब देखिए यहां से जो एल नीनो थी, एल नीनो को क्या कहा गया, एल जो है आपके पुरुष का बच्चा या ईसा मसीह का बच्चा। एल मतलब नीनो, एल मतलब जो है पुरुष, नीनो मतलब होता था बच्चा। अब यहाँ के लोग जब परेशान हो गए, इतनी बाढ़, इतना पानी, इतनी गरज चमक के साथ तूफान आते थे, यहाँ के लोग परेशान हो गए, तो इन्होंने मदर मैरी से प्रेयर करी। मदर मैरी से प्रेयर करी कि मदर मैरी हम लोगों को बचाइए, किसी तरह से हम लोगों को जो है आपके एक तरह से तूफानों से बचाइए, बाढ़ से बचाइए और बारिश को कम करिए। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना कि मदर मैरी ने उनकी दुआ को सुन लिया, और यही पेरू जलधारा जो ठंडी जलधारा है, यही आगे बढ़ जाती है।
और जब ये आगे बढ़ जाती है ठंडी जलधारा तो इस गर्म जलधारा को न्यूट्रलाइज कर लेती है, इसके मतलब कि आपके इसको शांत कर देती है, और जिसकी वजह से यहां पर तूफान नहीं आते, जो है नॉर्मल बारिश होती है। तो इस ठंडी जलधारा की जो उत्पत्ति हुई इसको ला नीनो का नाम दिया गया। तो ला नीनो क्या क्यों कहा गया? ला मतलब होता है महिला, स्त्री, नीनो मतलब होता है बच्चा, अर्थात महिला का बच्चा या स्त्री का बच्चा। तो महिला का बच्चा या स्त्री का बच्चा ये आपके एक तरह से जो है आपके इसको कहा जाता है। तो एल नीनो गर्म जलधारा थी जिसने यहां पर तूफान लाया, ला नीनो ठंडी जलधारा है जो कि आपके एक तरह से यहां पर मौसम को शांत करती है। तो ये आपने पढ़ा था। फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि एल नीनो का जो बहाव है, एल नीनो अब यहां पे पेरू और चिली सीमा पर यहां पर अटकामा मरुस्थल है, और हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 5 बड़े मरुस्थल हैं। यहां पर निम्न दाब ज्यादा बनता है और दोनों जगह पर फाइट होती है, यहां पे निम्न दाब ज्यादा बना या उधर, जिधर निम्न दाब ज्यादा बनता है उधर की तरफ ये पवनें खिंच जाती हैं, तो इन पवनों को ऐसे खींच लेती हैं। अगर इधर नहीं हुआ तो फिर ये पवनें इधर मुड़ जाती। निम्न दाब अगर मान लीजिए यहां स्ट्रांग है तो ये पवनों खींच लेगी, तो ये पवनें ऐसे चलने लगती हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया होती हुई ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचती हैं, फिर इसके बाद ये पहुंचती हैं आपके एक तरह से जैसे आपके इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र है, तो हमने आपको बताया था कि और कुछ भाग इसका इधर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा भी कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो एल नीनो है, एल नीनो का गर्म भाग जो कि आर्द्रता युक्त होता है, भंडार होता है इसके पास आर्द्रता का, गर्म होता है, ये पहुंचता है इंडोनेशिया में, मूसलाधार बारिश करता है, और जिसकी वजह से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में मूसलाधार बारिश करती है। और पूर्वी भागों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्वींसलैंड और जो है न्यू साउथ वेल्स का जो पूरा पोर्शन है, विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, ये पूर्वी भागों में ये पूरा क्षेत्र होता है। इन सब क्षेत्रों में खूब बारिश होती है, और यहाँ पे अक्सर क्या होता है, यहाँ पर कहें या फिर इंडोनेशिया के द्वीपों में कहें, हर साल लगभग बारिश इतनी ज्यादा होती है, तूफान आता है, गरज चमक के साथ बिजली गिरती है, और यहाँ पे जंगलों में आग लग जाती है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि आपके इंडोनेशिया के जंगलों में या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने का कारण क्या है? तो वो है एल नीनो का आगमन। एल नीनो के आगमन की वजह से जो है मूसलाधार तूफानी वर्षा होती है, और जिसकी वजह से बारिश जो है आपके इस पूरे क्षेत्र में जो है आपके वर्षा करती है और तूफान लाती है। यही जल का भाग, यही पवनें आगे की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि तब तक भारत, अरब का प्रायद्वीप और अफ्रीका ये सब क्या हो जाते हैं, मेडागास्कर, ये सब गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से ये सारी पवनों को खींचते हैं, और जिसकी वजह से एल नीनो जलधारा के साथ हिंद महासागर में खिंच जाती है। यहीं से जाता है भारत का मानसून, और भारत का जो मानसून होता है ये प्रभावित हो जाता है इसी एल नीनो की वजह से, और ये एल नीनो जो है आपके प्रभावित करती है इसी वजह से इससे। तो इसलिए एल नीनो की वजह से आपके जाने वाला मानसून, क्योंकि अब एल नीनो ने क्योंकि सारी वर्षा कर दिया, इसलिए आर्द्रता इनकी खत्म हो गई, शुष्क हो गई पवनें, तो इसलिए अब मानसूनी पवनें जो जा रही हैं उसकी आर्द्रता को खींच लेती है, जिसकी वजह से कमजोर मानसून भारत में पहुंचता है। भारत जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि सूखा पड़ जाता है भारत में, और जब एल नीनो नहीं आती तो पूरी आर्द्रता मानसूनी पवनों की भारत में गिरती है, और फिर क्या होता है, इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो दोनों कंडीशन है एल नीनो के आने और ना आने से। एल नीनो जलधारा जो आती है, बहुत गर्म पानी होता है, पानी के जैसे ही एंटर करता है हिंद महासागर के औसत तापमान में वृद्धि होने लगती है, समुद्री जीव बहुत मरने लगते हैं, भागने लगते हैं, जैसे जैसे पानी अंदर एंटर करता जाता है भागते जाते हैं, और जो चपेट में आ जाते हैं वो सब मर जाते हैं, इतनी गर्म पानी होता है। और जिसकी वजह से इस गर्म पानी की वजह से इस पूरे जो है हिंद महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है, औसतन तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लोग के बॉडी टेम्परेचर में अगर औसतन वृद्धि होती है तो हम लोग कहते हैं हम लोग को फीवर आ गया, बुखार आ गया, उसी तरह से यहां पर भी बोला जाता है कि हिंद महासागर को बुखार आ गया। तो ये प्रश्न आपके पूछा गया एग्जाम में कि हिंद महासागर को बुखार किसके कारण आता है, तो आंसर था एल नीनो का आगमन। एल नीनो की वजह से जो है आपके एक तरह से बुखार आता है, और भारतीय मानसून को भी सर्वाधिक प्रभावित करता था। तो एल नीनो आपने यहां पे पढ़ा। फिर हम लोग ने अटलांटिक महासागर जब पढ़ा, तो अटलांटिक महासागर में महत्वपूर्ण जलधारा हमने आपको बताया था विश्वोत्तरी क्षेत्र से होकर के जाती है। ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम। ये पूरा जो ये क्षेत्र है ये गल्फ स्ट्रीम का क्षेत्र है, जो 3 भाग में बढ़ जाती थी, 3 पार्ट में बढ़ जाती थी। यहां से अंदर गया जल का भाग ये यहां पे वापस लौटता है फ्लोरिडा में, और यहां से जाने वाला गर्म जल का भाग
दोनों मिलता है और मिलने की वजह से यहां लंबी कोहरे की दीवार का निर्माण करता है, जिसको कोल्ड वॉल के नाम से जाना जाता है। तो कोल्ड वॉल किसके कारण बनती है? गल्फ स्ट्रीम के कारण। और गल्फ स्ट्रीम का एक भाग जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से यूरोप जाता है, ये पूरा यूरोपीय देश पहुंचता है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, क्योंकि यूरोप के जो है तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी देशों के औसत तापमान बढ़ जाते हैं। अंदर के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो देश होते हैं उनमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर के जितने भी आपके तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है क्षेत्र होते हैं वहां पे तापमान बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जैसे कंबल अपने अंदर अपने भीतर गर्मी को समेट लेता है और गर्म कर देता है चीजों को, उसी तरह से ये जो है आपकी जो जलधारा होती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये इसको जो है आपके पूरे क्षेत्र को गर्म कर देती है। इसीलिए इसको यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। और ये जल का भाग जो यहां से जाता है, ये जल का भाग और नॉर्वे के क्षेत्र से आता हुआ ठंडा जल का भाग, तो नॉर्वे का ऊपर जल का भाग एक जाता है गर्म, और नॉर्वे से एक नीचे जल का भाग आता है जो कि ठंडा जल का भाग है। ये ठंडा जल का भाग इसी जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से यहां पर मिलता है। ये सागर है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में एक स्थान हमने आपको बताया था, डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र है, जिसमें पहला आपने पढ़ा था, पहला जो है आपके जापान बैंक था, दूसरा जो है आपके एक तरह से तीसरा जो है आपका जो है डॉगर बैंक बनता है, जो कि जो है आपके फ्रांस का स्थान है, जहां पर सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन, तीसरे सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन होता है, समुद्री मत्स्य उत्पादन। दूसरा जो है आपके गल्फ स्ट्रीम का भाग इरमिंजर नाम से चला जाता है, जो है आइसलैंड, और मुख्य गल्फ स्ट्रीम रनल के नाम से आगे बढ़ता है एक जल का भाग, जो कि जो है आपके ग्रीनलैंड की तरफ जाता है। मुख्य गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रहा है और लैब्राडोर ठंडी जलधारा नीचे आ रही है। दोनों आकर के मिलते हैं इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर। न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर मिलने की वजह से यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। और यहाँ पर जो मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है उसका नाम है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक नामक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र था, जो कि यहाँ पर निर्मित हुआ। उसके अलावा जल का भाग जो यूरोप से अफ्रीका की ओर नीचे की तरफ आता है, अफ्रीका के पश्चिमी भागों से होता हुआ, तो ये क्या है, ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है, इसलिए ठंडी जल का भाग होता है। क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले कनारी द्वीप, अजोर द्वीप, कनारी द्वीप, केप वर्दे द्वीप, हमने आपको बताया था ये सब द्वीप है यहाँ पे, तो कनारी द्वीप होता हुआ ये जल का भाग आता है, इसलिए कनारी द्वीप के तटीय क्षेत्र में इसको कनारी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में आपने क्या पढ़ा कि जल का भाग ये इस ओर मूव करता है। ये जो देश है ये है पूरा ब्राजील देश, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा देश जो है आपके ब्राजील होता है। ब्राजील के क्षेत्र में जैसे ही जल का भाग नीचे की तरफ चलता है तो ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर आ रहा है, इसलिए गर्म है। तो गर्म जल का भाग होता है जो ब्राजील जलधारा के रूप में नीचे की तरफ जाता है। और यहीं पर फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप से होकर के एक जल का भाग इसी गर्म जलधारा से मिलता है अर्जेंटीना के तटों पर, जिसकी वजह से अर्जेंटीना के तटों पर खूब मत्स्य का उत्पादन होता है। और यहां से फॉकलैंड द्वीप से जाने वाला जो जल का भाग है इसे फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। तो ये फॉकलैंड जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो फॉकलैंड ठंडी जलधारा ब्राजील गर्म जलधारा से अर्जेंटीना के तटों में मिलती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मत्स्य का उत्पादन खूब होता है। यही जल का भाग वापस आता है, वापस आकर के ये नीचे आता है, एंटार्क्टिका के सहारे आगे की तरफ बढ़ता है, और कुछ जल का भाग ये अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सहारे चला जाता है। अफ्रीका में हमने आपको बताया था यहाँ पर एक स्थान है बेंगुला, बेंगुला नामक शहर के तटीय क्षेत्र से होकर के जाने वाले जल के भाग को बेंगुला जलधारा कहते हैं। तो बेंगुला नामक स्थान से होकर के जा रहा है, बेंगुला जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ये जल का भाग जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक तरह से कहा जाए कि ये ऐसा जल का भाग है जो जाके विश्वोत्तरी क्षेत्र में फिर से मिल जाता है। तो ये ठंडी जल का भाग है जो कि बेंगुला जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने आपको बताया था कि विश्वोत्तरी क्षेत्र से एक जल का भाग आता था, और ये आकर के यहाँ पर गिनी में, क्योंकि अंदर कटाव है तो ये अंदर की तरफ ऐसे भंवर बना लेता था और जल यहीं पर घूमने लगता था। तो ये भंवर के रूप में यहाँ पर घूमने लगता था। यहाँ पे गिनी देश है, गिनी देश के तटीय क्षेत्र में इसी जलधारा का नाम गिनी जलधारा हो जाता था। तो इसको गिनी जलधारा कहते हैं। तो एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विश्व की कौन सी एकमात्र ऐसी जलधारा है जो चक्र का निर्माण करती है या भंवर में
जो है मूव करती है, तो भंवर में मूव करने वाली गिनी जलधारा थी जो कि यहाँ पर बनती थी। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग हो जाता है। और फिर अगर हम हिंद महासागर में आए तो हिंद महासागर अभी हम लोग ने पढ़ा, विश्वोत्तरी क्षेत्र से आने वाला जल का भाग जो आता है, ये एक भाग चला जाता है आपके अफ्रीका से भारत की ओर। अफ्रीका के पूर्वी भाग में पाया जाता है सोमालिया देश। सोमालिया देश के तटीय क्षेत्र में इसे सोमाली जलधारा कहते हैं। ये सोमाली जलधारा के नाम से जाना जाता है। और यही जल का भाग जो है आपके निर्धारित होता है, कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? जाने वाले मानसून के द्वारा। तो यहाँ पे अरब सागर से मानसून जो भारत की ओर बढ़ता है उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये मानसूनी पवनें इस पूरी जलधारा को इधर ले जाती हैं, जिसकी वजह से इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो ये जून से सितंबर माह तक जब तक मानसून आता है, सितंबर के बाद मानसून लौटता है, लौटने वाला मानसून, जब मानसून लौटता है तो पवनें भी अपने दिशा को बदल लेती हैं, भारत से अफ्रीका की ओर चलने लगती हैं। लौटने वाले मानसून का नाम होता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसलिए लौटने वाली जलधारा जो हो जाती है उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती है। और अरब सागर में यही एकमात्र ऐसी जलधारा है, जो यही एकमात्र ऐसा सागर भी है जिसमें कि जलधारा ऋतु परिवर्तन के कारण, सीजन चेंज की वजह से आपके अपने प्रवाहित होने की दिशा में जो फ्लो डायरेक्शन है उसमें चेंज कर लेती हैं। अर्थात एक बार अफ्रीका से भारत की ओर बहती हैं और फिर वापस जल का भाग लौट बहने लगता है भारत से अफ्रीका की ओर। तो ये जो है आपके उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना आता है। फिर एक जल का भाग जो कि दक्षिण में आता है, मेडागास्कर द्वीप के होने की वजह से दो भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में नीचे आया। एक भाग ये कहलाता है मेडागास्कर के पूर्वी भाग में, इसको मेडागास्कर जलधारा कहते हैं, और जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में आ रहा है इसे मोजम्बिक जलधारा कहते हैं। दोनों मिलने के उपरांत ये आते हैं यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को हमने आपको बताया था केप अगुलहास के नाम से आना आता है। तो इसलिए मेडागास्कर जलधारा ये, मोजम्बिक जलधारा ये, दोनों मिलकर के अगुलहास जलधारा को जन्म देती हैं और ये अगुलहास जलधारा के नाम से जानी जाती है। ये जल का भाग फिर से एंटार्क्टिका जो है केप के सहारे आगे बढ़ता है और कुछ जल का भाग मुड़ जाता है आपके पवनों की वजह से, जो आपकी पवनें मूव करती हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से होकर के जाता है और ये आकर के चक्र को पूरा करता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से जो जा रहा है जल का भाग, ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर जा रहा है, इसलिए क्या है, ये ठंडा जल का भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के रूप में जानी जाती है और विश्वोत्तरी क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जल के भाग यहां पर हो जाते हैं। तो ये महासागरीय जलधारा है। एक चीज और हमने आपको बताई थी कि आर्कटिक महासागर में कोई भी जलधारा विकसित नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्योंकि विश्वोत्तरी क्षेत्र नहीं है, घूर्णन गति की वजह से अब कोरियोलिस बल नहीं काम करता। कोरियोलिस बल नहीं काम करेगा तो फेरेल के नियम का पालन नहीं होगा, फेरेल का नियम नहीं काम करेगा और जलधारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जलधाराओं का प्रवाह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। और घूर्णन गति में अगर देखा जाए तो विश्वोत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से घूर्णन गति होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विपरीत बल लगेगा और ये कोरियोलिस बल इसीलिए विश्वोत्तरी क्षेत्र में लगता है और इसी वजह से जल का बहाव एक जगह से दूसरी जगह होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो जो जल का भाग है इसमें तो कहीं पर जल का भाग ठंडा है, कहीं पर गर्म है, और गर्म और ठंडे जल के भाग मूव करते रहते हैं हमेशा। वही जल का भाग मूव करता है लेकिन वो ठंडा कभी हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। विश्वोत्तरी क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए कि आपके विश्वोत्तरी क्षेत्र में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप देखें, ये गर्म जलधारा है जो कि यहाँ से मुड़ करके जा रही है आगे क्यूरोशियो जलधारा के रूप में, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ये ओयाशियो जलधारा हो गई। और यहाँ से लौटने वाली जलधारा भी कैलिफोर्निया जो है ये भी ठंडी जलधारा हो गई। टेम्परेचर उसी का बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जल का भाग ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ब्राजील थी जलधारा और वही जलधारा अब यहाँ जो है बेंगोला जलधारा हो गई। जल वही है जो ब्राजील में बह रहा था, वही बेंगोला के तट पर बह रहा है, लेकिन यहाँ का तापमान कुछ और था, यहाँ पे तापमान कुछ और था। क्यों? क्योंकि दिशा बदल गई, उच्च से निम्न अक्षांश हो गया, निम्न से उच्च अक्षांश हो गया, अर्थात जो है आपके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो हर जगह पर जल का एक भाग एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, वही जल का भाग होता है, वही कहीं पर गर्म हो जाता है और कहीं पर ठंडा हो जाता है।
वही जल का भाग कहीं जा करके ठंडी जलधारा का काम करता है, वही जलधारा कहीं जा करके जो है गर्म जलधारा का काम करने लगता है। जैसे अगुलहास जलधारा गर्म जलधारा है, मेडागास्कर है, मोजम्बिक है, अगुलहास है, ये सब गर्म जलधारा है। यही जल का भाग यहां पहुंचेगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में गया, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में क्या हो गया, ठंडा भाग हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक ही जल का भाग है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। कहीं पर ये गर्म जलधारा का काम कर रहा है, कहीं पर ठंडी जलधारा का काम कर रहा है, और इस तरह से ठंडी और गर्म जलधाराएं आपके इस तरह से मूव करती रहती हैं। तो ये जो आपके एक तरह से चीजें होती हैं, ये देखने को मिलती हैं यहां पे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके होता है कि कैसे मरुस्थलों का निर्माण पश्चिम तटीय क्षेत्र में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पश्चिम तटीय क्षेत्र में कैसे जो है आपके मरुस्थल निर्मित होंगे। आइए देखें कि कैसे जो है किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। मरुस्थल का निर्माण कैसे हो रहा है या किस तरह से होता है। किसी जगह पर अगर हम लोग देखें, देखिए पहली चीज तो ये कि अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, डेजर्ट, तो पहले हम उसको डिफाइन कर लें। मरुस्थल या डेजर्ट क्या है, ये आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, पहले समझ चुके हैं इस बात को कि वो स्थान जहां पे एक साल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो सारे स्थान मरुस्थल कहलाते हैं, डेजर्ट्स। तो मरुस्थल या डेजर्ट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है वही जहां पे बहुत गर्मी होती है, बालू रहती है, उसी को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल कुछ भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। विश्व में ठंडे मरुस्थल भी हैं, गर्म मरुस्थल भी हैं। जैसे एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका पूरे विश्व में अगर आप देखें तो बहुत बड़े क्षेत्र में पूरा हिम ढकी हुई है, वहां पे बारिश नहीं होती, बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वो क्या है, शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। तो इसलिए मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। अब मरुस्थलों का निर्माण जो होता है ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है। ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह है, आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। अब देखिए विषुवत-रेखीय क्षेत्र में रहने वाला जल का भाग ये क्या है, ये गर्म होता है। निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है, ये गर्म है। निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा है, ये गर्म है। लेकिन जैसे ही ये इस तरफ आएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये स्थल है, ये स्थल है। फेरेल का नियम में हमने क्या पढ़ा, फेरेल के नियम में ये पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ करके घड़ी की दिशा में चक्र का निर्माण करती हैं। दक्षिण गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर चक्र का निर्माण करती हैं। ऐसे ही बनती हैं। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भागों में सदैव गर्म जलधारा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा होती है। किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भागों में सदैव ठंडी जलधारा होती है। तो पहले इसको हम प्रूव कर लें कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा। आइए देखते हैं डायग्राम में। आइए देखें, महाद्वीप का पूर्वी भाग ठंडी जलधारा, महाद्वीप का पूर्वी भाग ठंडी जलधारा, सॉरी गर्म जलधारा, पूर्वी भाग गर्म जलधारा, महाद्वीप का पूर्वी भाग गर्म जलधारा, महाद्वीप का पूर्वी भाग गर्म जलधारा, महाद्वीप का पूर्वी भाग गर्म जलधारा। तो चाहे वो गल्फ स्ट्रीम हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अगुलहास जलधारा हो, या क्यूरोशियो हो, या जो है आपके उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा हो, ये सब जो है आपके, इवन यहां पे आपके नहीं दिखाया गया सोमाली जलधारा, ये भी महाद्वीप के पूर्वी भाग। अब ठंडी जलधारा, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी जलधारा होती है। देखिए
महाद्वीप का पश्चिमी किनारा ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया, महाद्वीप का पश्चिमी किनारा ठंडी जलधारा पेरू, महाद्वीप का पश्चिमी किनारा ठंडी जलधारा कनारी, महाद्वीप का पश्चिमी किनारा बेंगोला ठंडी जलधारा, महाद्वीप का पश्चिमी किनारा उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, महाद्वीप का पश्चिमी किनारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। महाद्वीप के पश्चिमी भागों में सदैव ठंडी जलधारा होती है। तो पूर्वी भाग में गर्म जलधारा और पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा। आइए अब इसे एग्जामिन करें। पूर्वी भाग में अगर गर्म जलधारा है तो क्या करेगी? गर्म जलधारा जब आती है तो टेम्परेचर लेके आती है। टेम्परेचर अगर होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, बादलों का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा तो वर्षा भी यही होगी। तो गर्म पवनें जब आती हैं अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं, आंधी तूफान आते हैं और बारिश होती है। तो इसके मतलब पूर्वी भागों में बारिश ज्यादा होगी। पश्चिमी भाग में क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी जलधाराएं टेम्परेचर को कम कर देती हैं। तटीय क्षेत्र में टेम्परेचर के कम होने से वाष्पीकरण दर कम हो जाता है, वाष्पीकरण दर घट गया तो बादलों का निर्माण नहीं होगा, बादलों का निर्माण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो है आपके कम बारिश होती है, और जहां पर बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर क्या होता है? मरुस्थल। इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सदैव मरुस्थल निर्मित होता है। इसलिए महाद्वीप के पश्चिमी भाग जो होता है ये सदैव मरुस्थल जो है आपके विकसित होता है। विश्व के जितने मरुस्थल आप देखेंगे ये सारे के सारे मरुस्थल पश्चिमी भागों में ही स्थित हैं। तो महाद्वीप के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का निर्माण होता है। इसी चीज को अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। सारे मरुस्थल को अपने आप देखेंगे कि एक वजह, ऐसा नहीं कि सारे मरुस्थल विकसित होने की जलधारा ही वजह होती है, लेकिन एक बहुत प्रमुख वजह जलधारा भी होती है, ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधाराएं टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, और कोई जरूरी नहीं कि ये तो हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी किनारों पर होगा, कहीं कहीं पूर्वी किनारे पर भी मिलेगा, लेकिन वो उच्च अक्षांशों पे जहां पे फेरेल का नियम काम नहीं करता। फेरेल का नियम जहां तक काम करेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहां हमेशा पश्चिमी भाग में ही ठंडी जलधारा मिलेगी, पूर्वी भाग में नहीं मिलेगी। लेकिन उच्च अक्षांशों पे आप जाएंगे तो वहां पर आपके पूर्वी भाग हो चाहे पश्चिमी भाग हो, सब जगह पर जो है आपकी ठंडी जलधारा मिलती है। तो इसलिए जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में कोई ठंडी जलधारा नहीं मिलेगी, हमेशा गर्म मिलेगी, कोई कहीं भी चल रही हो। उसी तरह ठंडे प्रदेशों में अगर आप जाएंगे ध्रुव के पास तो वहां पे गर्म जलधारा नहीं मिलेगी, चाहे जिस अक्षांश पे भी जाएं। तो चाहे आप पूर्वी तट पर जाएं चाहे पश्चिमी तट पर जाएं, लेकिन उष्णकटिबंधीय बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पे फेरेल के नियम का अनुसरण होता है। पूर्वी भागों में गर्म जलधारा और पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा होती है, और पश्चिमी भाग में इसीलिए मरुस्थलों का निर्माण होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि विश्व के जो मरुस्थल हैं वो पश्चिमी भाग में क्यों बने, क्योंकि ठंडी जलधारा का, किस जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बना है, यही हम लोगों को देखना है। अब देखिए इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ मरुस्थलीय क्षेत्र का, जो कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भागों में, इसका एक कारण हमने बताया आपको, जो कि होता है ठंडी जलधाराओं का प्रवाह, जो वहां पर वर्षा की संभावना को समाप्त कर देती है, वर्षा को कम कर देती है। वर्षा की मात्रा कम होने से मरुस्थल का विकास होता है। तो एक प्रमुख कारण ये होता है। दूसरा प्रमुख कारण होता है पवनों का प्रवाह, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र से होता है, पूर्वैया पवनें चलती हैं। तो इसलिए जो किसी भी भाग के पूर्वी भाग में जब मानसून एंटर करता है या आर्द्रता युक्त पवनें एंटर करती हैं तो पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा करती है, पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती हैं। तो पूर्वैया पवनें जितनी चल रही हैं, ये सब जितनी भी आपके पूर्वी क्षेत्र से आने वाली पवनें, ये सब पूर्वैया कहलाएंगी, और ये सब पश्चिमी भागों में कम वर्षा करती हैं और पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा करती हैं। इसीलिए किसी भी देश में, तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी देश होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी देश, जितने भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आपके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये सब क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है बनिस्बत पश्चिमी भाग में। अगर आप आ जाइए तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इवन जो है आपके महाराष्ट्र है, तो इन सब क्षेत्रों में मौसमी वर्षा है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं है। कर्नाटक का क्षेत्र है। तो ये सब जितने भी ऐसे पश्चिमी भागों में पाए जाने वाले
जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कम वर्षा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ज्यादा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जितने भी आपके मरुस्थल होते हैं वो पश्चिमी भाग में इसलिए विकसित हो रहे हैं कि पश्चिमी भागों में एक तरह से वर्षा कम पाई जा रही है। उसके दो कारण, एक पवनों का आगमन जो कि पूर्वी दिशा से होता है, पश्चिम तक आते आते सूख जाती है, कम वर्षा होती चली जाती है, और एक ठंडी जलधाराओं का। तो ये दो कारणों से आपके ये कहा जा सकता है कि पवनों का, ये मरुस्थलों का विकास होता है। अब मरुस्थल कौन कौन से विकसित हुए हैं ये देखें। पहले हम मरुस्थल को विकसित होने से पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन सी जलधाराएं हैं जो इसे डिसाइड करती हैं। हम जलधाराएं देख लें। पहले आपने पढ़ा यहां पे कैलिफोर्निया जलधारा, ठंडी ये जलधारा है। यहां पे आपने पढ़ा पेरू जलधारा, पेरू जलधारा ये है जो यहां से जा रही है। फिर इसी तरह से आपने देखा यहां पे कनारी जलधारा, ये कनारी जलधारा का पूरा पार्ट आ जाता है। फिर इसी तरह से जैसे आप देखते हैं यहां पे ये पूरा क्षेत्र, ये ठंडी जलधारा लैब्राडोर है। ये तो खैर उच्च अक्षांश है, वहां पे जो है इसका नियम काम नहीं करता। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो अधिकांश जगह पर ये ठंडी जलधारा जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है, ये जल का भाग है। फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये पूरा ये है आपके ठंडी जलधारा है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में बेंगुला जलधारा है जो कि ठंडी होती है इस जगह पे अगर आप देखें। और यहां से जो ओयाशियो जलधारा आ रही है ये ठंडी जलधारा होती है जो कि इस जगह पर जो है पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जलधाराएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी जलधाराओं का प्रवाह होता है जो कि आपके देखने को मिलता है। ये ठंडी जलधाराएं क्या कर रही हैं, जैसे पश्चिमी भागों से कैलिफोर्निया जलधारा आ रही, पूरे कैलिफोर्निया प्रांत में, चाहे वो यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत हो, चाहे लोअर कैलिफोर्निया हो जो कि मैक्सिको का होता है, इस पूरी जगह पर आपके मरुस्थल का विकास होता है। ये पूरा मरुस्थल जो है आपके बनता है और यहीं पर जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है आपके पाया जाता है। तो इसमें जैसे आप देखते हैं कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो कि जो है आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब ग्रेट सैंडी नाम के जो है आपके 3 मरुस्थल हैं। ग्रेट सैंडी यहाँ पर भी है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में भी है, ग्रेट सैंडी जो है आपके सऊदी अरब में भी है। तो ग्रेट सैंडी जिसको अन्नाफूद मरुस्थल भी कहते हैं सऊदी अरब में। तो अब ये जैसे मरुस्थली क्षेत्र है, पेरू चिली सीमा पर यहां पे अटाकामा मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल है। एंटार्क्टिका के पूरे हिस्से में ठंडी जलधारा है, एंटार्क्टिका मरुस्थल, एंटार्क्टिका भी मरुस्थल है पूरा। इसी तरह से यहां से आने वाली कनारी जलधारा जो आती है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका का पश्चिमी भाग ये पूरा मरुस्थली है। अफ्रीका के जितने भी देश हैं पश्चिमी भाग में ये पूरे मरुस्थली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जिसमें नाइजर है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, ये सब जितने, सूडान है, तो ये सब जितने भी आपके भाग हैं ये सब देखते हैं पूरे जितने भी है। पश्चिमी सहारा है, वेस्टर्न सहारा के नाम से, यहाँ पे पूरे में सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। बेंगुला जलधारा की वजह से यहाँ पर मरुस्थल विकसित है। यहाँ पर जो है आपके नामीब मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल के नाम से जाना आता है। कालाहारी मरुस्थल है जो कि यहीं पर पाया जाता है। तो कालाहारी है, नामीब है, ये सब मरुस्थल होते हैं जो कि इस जगह पर विकसित हो रहे हैं। इस जो आपके मानसूनी भाग है इसमें अगर आप देखें पूरा सऊदी अरब मरुस्थल है। यहां पर अन्नाफूद मरुस्थल है जो कि आपके इस क्षेत्र में, सऊदी अरब के क्षेत्र में पाया जाता है। रब अल खाली मरुस्थल है नीचे भाग में, रब अल खाली मरुस्थल के नाम से जाना आता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। तो अन्नाफूद और रब अल खाली, अन्नाफूद को ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी कहा जाता है, ये मरुस्थल है। फिर इसके अलावा जैसे आपके पूरा ईरान मरुस्थल है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मैक्सिमम क्षेत्र जो है आपके मरुस्थल है। जिसमें बड़ा मरुस्थल अगर आप देखेंगे तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, तो पश्चिमी भाग में तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। इसके अलावा जैसे जो आपका ये पूरा रीजन है, इवन चाइना में अगर आप देखेंगे तो गोबी मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल है। तो गोबी और टकला मकान मरुस्थल जो होता है ये पूरे चीन के क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये ठंडे इस जलधारा की वजह से, जिसकी वजह से ये पूरा पूर्वी भाग, ये पूरा साइबेरिया का क्षेत्र,
पूरा साइबेरिया जितना क्षेत्र है वो सब जो है मरुस्थलीय है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में आपको पता है कि यहाँ पे 5 मरुस्थल पाए जाते हैं। ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, तनामी है, ये 5 बड़े मरुस्थल यहाँ पर जो है आपके पाए जा रहे हैं। पूरा ग्रीनलैंड मरुस्थल है, ये पूरे मरुस्थल के क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। पूरा बैफन जो है आपके द्वीप है, ये सब जितने भी कनाडा के जितने भी द्वीप है ये सब जो है आपके एक तरह से मरुस्थलीय भाग में आते हैं। ये सब डेजर्टेड रीजन के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है कि ये जितने भी जो मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, ये सब के सब एक तरह से विकसित होते हैं। कैसे? ये किसी भी ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण, विश्व में जितने भी मरुस्थल है ये ठंडी जलधारा के कारण जो है आपके ये विकसित हो रहे हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे जितने मरुस्थलों का विकास हुआ है वो सब इन ठंडी जलधाराओं के कारण हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी मरुस्थलों का विकास हुआ वो सब जो है किसी न किसी ठंडी जलधारा के कारण। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर दें आपका, जैसे कैलिफोर्निया जलधारा के कारण ये पूरी जो आपकी बेल्ट है यहाँ पे मरुस्थलों का विकास होता है, और ये पूरी कैलिफोर्निया मरुस्थली है पूरा, जिसमें से ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पर आपके पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्रेट सैंडी ही नहीं बल्कि और भी मरुस्थल हैं जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं, जैसे ग्रेट सैंडी है, फिर आपके यहीं पर रॉक मरुस्थल होता है, यहीं पर पेंटेड मरुस्थल है, यहीं पर जो है मुजाब और सोनोरान मरुस्थल है, मुजाब और सोनोरान मरुस्थल के नाम से आना आता है। इसलिए 4-5 मरुस्थल यहीं पर पाए जाते हैं। तो ग्रेट सैंडी प्रमुख था, तो ग्रेट सैंडी है, फिर आपके पेंटेड है, रॉक मरुस्थल है, फिर मुजाब मरुस्थल है, सोनोरान मरुस्थल है। ये सब मरुस्थल हैं जो कि आपके यूएसए और जो है आपके मेक्सिको के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल जो कि आपके पेरू जलधारा के कारण बन रहा था, अटाकामा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके जल का भाग, जैसे हमने आपको बताया कि कनारी की वजह से सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र बनता है। फिर बेंगुला के कारण यहाँ पर जो मरुस्थल बन रहा था, तो जो है यहाँ पर नामीब मरुस्थल है ऊपर के क्षेत्र में, नीचे के क्षेत्र में एक छोटा सा और मरुस्थल है कारू नामक मरुस्थल होता है। फिर यहाँ पर जो है आपके कालाहारी मरुस्थल, तो 3 मरुस्थल बन रहे हैं बेंगुला के कारण। ये सब ठंडे मरुस्थल है। तो 2 तरह के मरुस्थल होते हैं, ये ठंडे मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं है। तो बेंगुला मरुस्थल, बेंगुला जलधारा के कारण ये सब ठंडे मरुस्थल हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय जो है मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो है आपके बेंगुला जलधारा के कारण बनने वाले कालाहारी मरुस्थल ठंडा है, नामीब मरुस्थल ठंडा है, कारू मरुस्थल ठंडा है, जबकि सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है के रूप में जाना जाता है। तो इसी तरह से आपके गर्म मरुस्थलों में जैसे अननाफूद मरुस्थल, ग्रेट सैंडी जिसको कहा जाता है, तो ग्रेट सैंडी नाम के हमने 3 बता दिया आपको, एक यूएसए में ग्रेट सैंडी, एक ग्रेट सैंडी जो है सऊदी अरेबिया में, और एक ग्रेट सैंडी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट सैंडी अननाफूद है, रब अल खाली मरुस्थल के नाम से जाना है, इसमें पाया जाता है। फिर जो ईरान है, ईरान के क्षेत्र में दश्ते कबीर और दश्ते लुत नामक मरुस्थल हैं, तो दश्ते कबीर और दश्ते लुत मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। फिर इसी तरह से आपके थार मरुस्थल है जो कि भारत और पाकिस्तान में, भारत के पश्चिमी भागों में, राजस्थान के क्षेत्र में जो है आपके थार मरुस्थल या बृहद भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहते हैं, थार मरुस्थल होता है। और ये विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा रिहायशी लोग रहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि डेंसली पॉपुलेटेड जो है कौन सा मरुस्थल है, तो उसका आंसर ग्रेट थार मरुस्थल हो जाएगा। तो थारी मरुस्थल एक ऐसा है जहां पे ज्यादातर लोग रहते हैं, बाकी अन्य मरुस्थलों में बहुत कम जो है लोग जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे गोबी मरुस्थल और टकला मकान मरुस्थल के रूप में चाइना में पाया जाता है। फिर यहाँ पे मरुस्थल अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, सिम्पसन है, तनामी है, ये 5 मरुस्थल हैं जो कि आपके मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने ठंडी जल का भाग पढ़ा, ठंडा जल का भाग फाकलैंड था, फाकलैंड की वजह से अर्जेंटीना में पूरा पेटागोनिया पठार है, प्लेट्यू पेटागोनिया का पठार है, पेटागोनिया पठार पूरा मरुस्थल है, तो पेटागोनिया मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पे अलग अलग जगह पर, जैसे अब ग्रीनलैंड पूरा मरुस्थल है, किसकी वजह से, ठंडी लैब्राडोर जलधारा की वजह से। लैब्राडोर पूरा मरुस्थल है, जो आपके एक तरह से लैब्राडोर राज्य है। बैफिन की खाड़ी, ये बैफिन की जो आपकी खाड़ी है उसके बगल में ये बैफिन के द्वीप हैं, ये सब मरुस्थल हैं। तो जितने भी विश्व में आपके मरुस्थल देखेंगे वहां पर बहुत ज्यादा जो तटीय क्षेत्र में है
जो पश्चिमी भाग में है वो सब ज्यादातर आपको पश्चिमी भाग में मिलेंगे, और कोई ना कोई ठंडी जलधारा का प्रवाह ही उसको निर्धारित कर रहा होगा कि हाँ मरुस्थल ऐसे बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मरुस्थलों का निर्माण जो होता है वो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है, क्योंकि वहीं पर वर्षा कम होती है, पूर्वी भागों में कंपैरेटिवली वर्षा ज्यादा पाई जाती है। तो यही हम लोगों का टॉपिक हो जाता है जो महासागरीय जलधाराओं से कंसर्निंग था। तो ये यहीं पर आकर के हम लोग का टॉपिक खत्म होता है।